मेरा आईफ़ोन चोरी हो गया। मुझसे 15-20 हज़ार तक ले लिया, आपको कोई बाबा नहीं बचा पाएगा। ऐसे करके मैं उसको रोने लगी। मैं इतना रो रही हूँ, तुम ऐसे कैसे चली गई? मैंने पुलिस को अभी तक ये हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल वाइब विद अर्चू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको अपनी लाइफ की एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, बट एंड में जो हुआ वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। बहुत 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 ज़्यादा मैं खुश हो गई थी उस चीज़ के बाद। तो बिना सस्पेंस क्रिएट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है मेरी दीदी की शादी के फंक्शन से। तो 21 नवंबर को मेरी दीदी की हल्दी थी और उस इवेंट में मेरा आईफ़ोन चोरी हो गया। सारा फंक्शन बहुत अच्छा हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम लोगों ने इतना एन्जॉय किया, इतना एन्जॉय किया। मेरे को अंदर से बहुत खुशी हो रही थी कि फाइनली सारा फंक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है क्योंकि वो मेरी दीदी की शादी है। तो फिर होता क्या है कि कुछ टाइम बाद मुझे मेरा मोबाइल मिलना बंद हो गया। दीदी ने पहले ही बहुत ढूँढ लिया था कि वो मोबाइल कहाँ चला गया। मेरे को अंदर से ये था कि कहीं नहीं जाएगा, यहीं कहीं रखा होगा, मिल जाएगा। बट इतना ढूँढने के बाद जब मोबाइल नहीं मिला, तो हम सब बहुत परेशान हो गए। इवन मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई कि मेरी साँसें ऊपर-नीचे होने लगी, मेरे हाथ-पैर में शिवरिंग होने लगी। मैं सीधा लेट गई। फिर मैंने सोचा अब क्या? अब क्या करना है हमें? क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं अपने मोबाइल से ये करूँगी, अपने मोबाइल से ऐसी रील बनाऊँगी, वो बनाऊँगी। बट जब कुछ चीज़ लिखी ही नहीं होती तो वो कैसे हो सकती है? मेरा मोबाइल गुम हो गया। फिर शाम को सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए मैंने बहुत सोचा कि अब मैं क्या करूँ? भैया लोग चले गए पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए, एफआईआर करने। वो लोग वहाँ पे चले गए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर थी, मैंने सोचा मैं क्या करूँ? मेरी दीदी की शादी है 24 को और ये 21 की बात है। मैं इतना परेशान, फिर मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। मैंने सोचा अब जो होगा अच्छा होगा, भगवान मेरे साथ कुछ ख़राब नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें होने के बाद मैंने माहौल को थोड़ा-सा नॉर्मल किया। मैंने कहा मम्मी चलिए काम में लगिए क्योंकि दीदी की बहुत सारी चीज़ें पैक वग़ैरह करनी थी तो फिर हम लोग दीदी का सारा सामान पैक वग़ैरह करने में लग गए। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। उसके बाद 1 दिन निकला, अगले दिन संगीत थी, थर्ड डे मेहंदी थी, फिर शादी थी। शादी के इवेंट की फ़ोटोज़ भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले पाई। मैं कान्हा जी पे इतना ज़्यादा बिलीव करती हूँ, इतना ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। तो फिर होता ये है कि मेरी दीदी की शादी बहुत अच्छे से हो जाती है। जैसा मैंने सोचा था दीदी की शादी होगी, वैसी ही दीदी की शादी हुई। बहुत अच्छे से सारे फंक्शन्स हो गए। फिर शादी हो गई, विदाई हुई, विदाई के नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था। बर्थडे में मैं ऑफ़ कोर्स बहुत ज़्यादा सैड थी क्योंकि ना मेरे पास मेरा मोबाइल था, ना मेरे पास मेरी दीदी थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत अकेली हो गई हूँ। मतलब मैं किससे अपनी फीलिंग शेयर करूँ, है ना? कोई भी ऐसा वहाँ पे नहीं था जिससे मैं अपनी फीलिंग फिर दीदी की चौथी होती है, हम लोग दीदी को उनके घर से लेने जाते हैं, सारा फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया। फिर मैंने सोचा अब क्या करना है? एक टाइम आया कि मैंने सोचा अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब नहीं किया तो फिर नहीं। उसके बाद दीदी को जाना था अपने हनीमून के लिए मलेशिया और जीजू ने मुझसे कहा था कि बेटा अगर मुझे चोर का पता लग गया ना, मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूँगा, ये कर दूँगा। मेरे को जीजा पे भी बहुत भरोसा है, मेरे जीजा लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, इतने अच्छे टच वुड ऐसे जीजा मतलब बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं, ठीक है? तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि तुम्हें मोबाइल चाहिए, आओ तुम्हें मोबाइल दिला के लाते हैं, ये वो। मेरी दीदी लोगों ने कहा तुम्हें दिला देंगे, बट मेरे पास मेरा एक ये पुराना मोबाइल है, जो मेरी दीदी का ही था, जिनकी शादी हुई थी, तो उनका मोबाइल मैं यूज़ कर रही थी। बट इसका ना फ्रंट कैमरा नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और इसका कैमरा भी उतना अच्छा नहीं था, तो मुझे बहुत चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम हुई, बट कैसे न कैसे वो सब मैनेज हो गया। फिर दीदी लोग चली गईं हनीमून, दीदी और जीजा। फिर मैं उनके आने का वेट कर रही थी। मैंने कहा अब जब सारे फंक्शन अच्छे से हो जाएँ, मतलब दीदी लोग आराम से सेफ़ली घर वापस आ जाएँ, उसके बाद मैं जीजा से कहूँगी कि जीजू अब आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत सोर्स वग़ैरह लगा कर के मेरे मोबाइल को कुछ करिए। तो जीजू ने तो उसको सर्विलाइंस पे लगवा दिया था, मेरे बड़े जीजू ने लगवा दिया, मेरे छोटे वाले जीजू ने लगवा दिया, मेरे भैया लोगों ने बहुत हेल्प करी, सबने बहुत हेल्प करी। फिर दीदी और जीजू मेरे 10 तारीख को वापस आ गए। फिर मैंने जीजू से कहा जीजू प्लीज़ थोड़ा ट्राई करिए, बट फिर कुछ नहीं हुआ। फिर मैं पंडित जी के पास गई। एक्चुअली मेरे एक प्रयागराज में पंडित जी हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मतलब वो जो बताते हैं ना वही होता है। मैं मतलब बहुत बिलीव करती हूँ इन चीज़ों पे, तो मेरे लिए तो वर्क करता है। मैंने उनसे ये सब चीज़ें पूछी, तो उन्होंने मुझे कुछ हिंट दिए। उन्होंने कहा बेटा अगर आप प्रयास करोगे तो मिल जाएगा।
और मेरे मन में कहीं न कहीं वो बात घर कर गई कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो इसका कुछ न कुछ मतलब होगा। उन्होंने मेरे को 2-3 हिंट और दिए कि 2 लोगों ने लिया है, वो इस ऐज के हैं। उन्होंने सब कुछ बताया। तो उन लोगों की तरफ मेरा शक जा रहा था। मुझे कहीं न कहीं था कि हाँ, इन्हीं लोगों ने लिया होगा, बट प्रूफ़ नहीं था और पुलिस भी बिना प्रूफ़ के कुछ नहीं माँगती है। तो एक दिन मैं खुद पुलिस स्टेशन गई, वहाँ पर मैंने पुलिस को सब कुछ बताया, उनको एप्लीकेशन दी, जो जो भी चीज़ें हुई थी मैंने सब कुछ उनको एक्सप्लेन किया। उन्होंने सब चीज़ें ली, बट उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनका ना एक बार मेरे पास कॉल आया कि उसके बाद क्या हुआ, आपका मोबाइल मिला, नहीं मिला, उनको कोई मतलब नहीं था। फिर मुझे ये पता था कि जो करना है मुझे करना है, ठीक है? कोई और थर्ड पर्सन नहीं आएगा मेरे को सँभालने के लिए, क्योंकि मैं इतना परेशान थी कि मैं रातों-रात सो नहीं पाती थी। मैंने सबको ये चीज़ बोली कि कोई मेरी हेल्प करो, मतलब सब हेल्प कर रहे थे, बट होता नहीं, मुझे मेरा मोबाइल चाहिए था। मैं चाहती तो दूसरा मोबाइल ले सकती थी, बट नॉट एन आईफ़ोन, ठीक है? क्योंकि उस टाइम दीदी की शादी थी और मेरी जितनी सेविंग थी मैंने सारी दीदी की शादी में लगा दी थी। न्यू-न्यू ड्रेसेस और सब कुछ मैंने अपनी तरफ से हर एक चीज़ परफ़ेक्ट करी। उसके बाद मैंने सोचा अब जो करना है मुझे करना है। तो मेरे दिमाग में जिनके ऊपर शक था, उनको मैंने मैसेज किया, मैंने उनसे नंबर लिया। उन्होंने बहुत आनाकानी करी कि मैं नहीं दूँगा, मतलब उन्होंने ऐसे-ऐसे कुछ वर्ड्स कहे जो मुझे अच्छे नहीं लगे। तो मैंने बहुत उनसे फ़ोर्स करके उनके नंबर्स लिए, बट मैं इतनी ज़्यादा अंदर से टूट चुकी थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उन नंबर्स पे कॉल करूँ, ठीक है? तो फिर मैं धीरे-धीरे अपने आप को मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी कि अब मुझे क्या करना है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे अंदर जो चीज़ें हैं, मैं सामने वाले को बोलूँगी। अगर उसने एक्सेप्ट किया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी जिससे मेरे मन की परेशानी दूर हो। तो फिर ये सब टाइम बीत गया। फिर आता है 15 दिसंबर को, फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने चीज़ें नोट करना स्टार्ट किया कि मुझे उन लोगों को क्या-क्या चीज़ें बोलनी हैं। ये मन में बहुत सारी बातें होती हैं और अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग बातें याद आती हैं। तो मैंने वो सब बातें लिखी, उनको कोशिश करी कि मैं याद कर लूँ, क्योंकि मुझे एक ही टाइम पे उन लोगों को वो सब चीज़ें बोलनी है। तो फिर मैंने ये सब किया। फिर चीज़ें नोट करने के बाद टाइम बीत गया, बट मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उन लोगों को कॉल करूँ। फिर मुझे जाना था मेरी जीजू के साथ उनके गाँव गोंडा। तो ये था कि मैं फ़ोटोज़ किससे लूँगी? मेरे मन में वो चीज़ बहुत पिंच कर रही थी। मुझे जाना था 29 दिसंबर को और ये चीज़ मेरे मन में आई 28 दिसंबर को। सुबह से मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया कि अब क्या करना है? ये सब चीज़ें मैंने सर्च वग़ैरह करी। फिर शाम को मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, मतलब मुझे थोड़ा एंग्ज़ायटी इश्यू है, तो मुझे एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होने लगी। तबीयत ख़राब होने लगी, सर चकराने लगा, दर्द होने लगा। फिर मेरे पास जो 2 नंबर्स थे, मैंने उनको सेव किया था, उनका नाम विथ जोड़ नंबर 1 और दूसरे का नाम विथ जोड़ नंबर 2। मैंने हिम्मत जुटाई, मैं बैठी चेयर पे, सामने ब्लोवर ऑन किया क्योंकि ठंडी का सीज़न है और वो और कोई नहीं, वो कैमरामैन थे, ठीक है? जिन भैया को मैं जानती थी, वो खुद नहीं आए थे, उन्होंने 2 लोगों को भेजा था। फिर मैंने कॉल स्टार्ट करी लगाना। पहले मैंने कॉल किया जोड़ नंबर 2 को, फिर मैंने उनको बोला कि हेलो, भैया आप डैश डैश भैया बोल रहे हैं? उनका नाम नहीं ले सकती। बोला जी। मैंने कहा भैया आप 21 को आए थे मेरे घर पे शूट करने हल्दी का। भैया उस दिन आईफ़ोन चोरी हुआ था, जानते हैं उस बारे में? बोले जी। मैंने कहा भैया लिया है तो दे दीजिए। मेरे मन में डायरेक्ट मैंने ये बोल दिया। बोलना बहुत कुछ था बट नहीं दिमाग में आया उस टाइम। तो फिर धीरे-धीरे उनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कि भैया मेरी बहुत गंदी हालत हो गई है। मेरी तबीयत ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था उस चीज़ का और मेरी दीदी की शादी हुई है तो मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मेरा मतलब कह सकते हैं ना कि तिनके का सहारा होता है, तो मेरा वो सहारा मेरा मोबाइल था। ठीक है? ये इसलिए नहीं कि वो आईफ़ोन था, वो कोई भी मोबाइल होता, बट उससे मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है उसको यूज़ करके। तो मेरी मेंटल स्टेबिलिटी खो गई थी। तो मैंने बस उनसे यही सब चीज़ें बोली। उन्होंने कहा कि आप ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हैं। मैंने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, बट आप समझिए कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं इस सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैं आपको एक बार ट्राई कर रही हूँ कि अगर आपके पास हो तो आप प्लीज़ मुझे दे दीजिए मेरा मोबाइल। और मैंने क्या कहा वो अगर आप लोग सुनेंगे तो सोचेंगे हे भगवान! ये लड़की इतनी पागल है। मैंने उनसे कहा कि भैया मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती है। माय गॉड मुझे हँसी आ रही है अभी ये सोचते हुए। बट लेकिन उस टाइम तो मैं सच में बहुत परेशान थी। तो मैंने उनको बोला कि भैया आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, वो आप जानते हैं, बट अगर आपने मोबाइल मेरा लिया होगा
या आपने चोरी किया होगा। तो देख लीजिएगा, अगर मुझे कुछ होता है तो मैं आपको इतना डराऊँगी भूत बन के, इतना डराऊँगी भूत बन के कि आपको कोई बाबा नहीं बचा पाएगा। तो मैंने उनसे ये सब बातें कही। इस कॉल के बाद फिर मैं थोड़ा परेशान हो गई, मैंने कहा यार इनके पास नहीं है, अब दूसरे वाले को क्या ही कॉल करूँ? बट फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, इनसे भी बात कर लेती हूँ, नहीं लिया होगा तो कोई बात नहीं, मूव ऑन कर लेंगे। चोर नंबर 1 को मैंने कॉल किए करके मैंने उनसे क्या बात करी, बस आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपको सुनाती हूँ। हेलो, हाँ। हेलो, अर्चना बोल रही हूँ भैया। गाइस, मेरी आवाज़ में इतना दर्द, मैं अभी सुनती हूँ ना मुझे थोड़ा रोना आ जाता है कि मैं उस टाइम पे कितना परेशान थी, और आज जब मुझे मेरा मोबाइल मिल गया है, तो आप लोग सुनिए। अर्चना बोल रही हूँ। अर्चना कौन? 21 को आईफोन चोरी हुआ था मेरे घर पर। हाँ याद है आपको कुछ? हाँ याद है। आपके पास अभी है कि आपने बेच दिया? गाइस, कॉन्फिडेंस देख रहे हो मेरा? है कि बेच दिया? सुनिए। यही कब तक कि मतलब बेच दिया? भैया लिया है कि नहीं वो तो मुझे पता चल गया है, मैं इस और मुझे कुछ पता नहीं चला था गाइस। मैं कह रही हूँ अगर आपके पास हो तो आप मुझे पैसे ले करके उसको दे दीजिए। मैंने उनको कहा आप मेरा आईफोन मुझे ही बेच दीजिए, क्योंकि मैं आपको पैसे भी दे दूंगी उस चीज के। ना मैंने पुलिस को अभी तक ये चीज बताई है, ना किसी को बताई है, सब कुछ मुझे पता लग चुका है। मैं इसलिए आपको मैंने अभी कॉल किया है कि अगर आपने उसको बेचा ना हो तो आप मुझसे 15-20 हजार तक ले लीजिए, जितने मेरे पास अभी मैं कर पाऊंगी, ठीक है? गाइस, थोड़ा मेलोड्रामेटिक हो रहा है बट ठीक है। ये बातें थी जो मैंने उनसे करी, और मैंने उनको ये बताया कि मैं किसी से नहीं बताऊँगी कि आपने लिया है या नहीं। मतलब मेरे से जितना अच्छे से हो सकता था मैंने उनसे उतनी अच्छे से बात करी। आपके पास उस फ़ोन का कोई काम, तो अगर आप मुझे दे सकते हैं पैसे लेके तो भैया मुझे बता दीजिए, ठीक है? तो मैंने उनसे कहा कि आप पैसे ले लीजिए और मुझे मेरा मोबाइल दे दीजिए। थोड़ी-थोड़ी आपको मैं सुना देती हूँ। मैं 1 महीने से इतना परेशान होकर रखी हूँ, इतना बेड पे मैं पड़ी हुई हूँ भैया, पता है मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी है, सोच-सोच के। पहले तो मेरी बहन की शादी हो गई, वो भी मेरे पास अब है नहीं। मेरे पास कोई सपोर्ट बचा नहीं है। मेरे को डायबिटीज़ हो गया है, 4 इंजेक्शन डेली लग के मैं ज़िंदा, उस चीज़ की मुझे कितनी ज़्यादा टेंशन हो रही है, मैं किसी को नहीं कह सकती। पापा लोग बोले बेटा पुलिस कर लो, मैंने कहा मुझे नहीं करना है पुलिस। पुलिस करना होता तो अभी तक ऐसी की तैसी हो चुकी होती जिसने भी लिया है। तो मैं आपसे पर्सनली ये चीज़ कह रही हूँ, अगर आपके पास हो तो आप मुझे पर्टिकुलर कोई प्लेस बता दीजिएगा, ठीक है? आप मुझे ला करके उस प्लेस पे दे दीजिए। 20,000 मैक्स टू मैक्स मैं 25 भी कर दूँगी। गाइस, मेरे पास इतने नहीं थे। ठीक है, मेरे पास न्यू फ़ोन लेने की भैया वो नहीं बची हुई है कि मैं न्यू फ़ोन ले पाऊँ 50,000 का। ठीक है, अब आप सोच लीजिए, आपके पास अभी टाइम है, आपका मन करे तो मुझे 1-2 दिन में कॉल कर दीजिएगा, सोच लीजिए। अब इतने प्यार से सुन रहा है वो, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस आएगा ही ना कि हाँ, मैं और बोल दूँ और बोल दूँ। शांति ने मुझे जवाब दिया है ना, उसके बाद फिर मैं चुप नहीं हुई, फिर मैंने बोला रुकिए आप सुनिए। भैया आपके हाथ में ज़िंदगी है मेरी, मैंने किसी को ये बात अभी तक नहीं कही है, ठीक है? ठीक है, मैं उनको भी ये चीज़ कह चुकी हूँ, उनके पास नहीं है वो कह रहे हैं, आप ही बचे, मैं सोची एक बार आपसे कॉल करके कह दूँ। भैया मेरे को पुलिस केस कराना होता मैं अभी तक करा चुकी थी, लेकिन मैं किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती हूँ 30-25 हज़ार रुपए के लिए, ठीक है? मैं इसलिए आपको कॉल कर रही हूँ। एज़ अ ह्यूमन बीइंग अगर आप चाहते मेरी इतनी हेल्प कर पाएँ, तो कर दीजिए भैया, मैं बहुत दिन अब नहीं रह पाऊँगी इस दुनिया में। ओह माय गॉड! ठीक है? मैं तो सबको एज़ अ ह्यूमन बीइंग देखती हूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ कौन अच्छा है, कौन बुरा है, सबके अंदर इंसानियत छुपी होती है। बट हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही बोला था, ठीक है? ये भगवान की वजह से ही हुआ है कि उन्होंने मेरे को ये थॉट मन में दिया कि मैं उनसे बात करूँ, वरना कौन चोर अपना सच इस तरह उगलता है। तो अब आगे देखते हैं। नहीं, क्योंकि भैया देखो, मैं जानती हूँ गलतियाँ सबसे होती हैं, मन सबका भटक जाता है, हम इंसान हैं, कोई भगवान तो है नहीं कि गलतियाँ हमसे नहीं होंगी। मैंने उनसे कहा भैया अब मुझे और इंतज़ार मत करवाओ, बताओ। फिर उन्होंने बोला मैं 2 मिनट कर रहा हूँ। उन्होंने वापस मुझे कॉल करी, उन्होंने फिर एक बात बोली कि हाँ, मोबाइल मेरे ही पास है, और जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोला, मुझे ऐसे लगा कि जो मुझे चाहिए था, वो मुझे मिल गया। जिसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, उनके पास ही है, मैं आपको सुनाती हूँ। हाँ, भैया जैसे आप कह रहे थे ना नंबर दे दो तो बात कर लो, तो आप या तो नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लूँगी उनसे। अभी हम देख रहे हैं, साथ ही में हम बात करवा देंगे अभी तो। अच्छा, ठीक है। इससे पहले मेरी इनसे ये बात हुई थी कि जिसको मैंने मोबाइल का लॉक तोड़ने के लिए मोबाइल दिया है, आप उनसे ये कॉल करके कह दीजिए कि आपका मोबाइल ट्रेस हो गया है
और आपको उनकी लोकेशन मिल गई है, तो आप अपना मोबाइल वापस लेने आ रही हैं। उसके बाद मुझे उन्होंने बोला कि आप 1-2 दिन वेट करिए, मैं आपको आपका मोबाइल आप जहाँ बोलेंगी मैं वहाँ ला कर के दे दूँगा। फिर मैं 30 दिसंबर को वापस आती हूँ, थोड़ा आराम करने का सोचती हूँ, जैसे ही मैं बेड पर लेटती हूँ, उस लड़के की कॉल आती है और वो कहता है, "आप यहाँ-यहाँ जगह पे आ जाओ, मैं आपका मोबाइल लेकर के आ रहा हूँ।" मैंने कहा ठीक है, कुछ नहीं किया बस कोड डाला और चली गई वहाँ। तो मैं अपनी दीदी के साथ फिर उस प्लेस पे गई, मैंने 1 घंटा वेट किया, 2 घंटा वेट किया, 3 घंटा वेट किया बट वो लड़का नहीं आया। मैंने अपने कुछ लोगों को वहाँ पे खड़ा कर दिया था कि आप लोग देख लेना अगर कोई आता है अटैक वगैरह करने की कोशिश करता है तो आप लोग हमको मतलब आप लोग हमारी सेफ्टी के लिए वहाँ पे रहना। तो सब थे, ऐसा कोई डर नहीं था कि मैं एकदम ही अकेली चली गई थी। फिर हम लोगों ने वेट किया, उन्होंने बोला कि वो आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं, बट वो नहीं आए। फिर मैंने उनको कॉल किया, भैया अब मैं थोड़ा-सा सामान लेके आ रही हूँ, आप मुझे बताओ आप कितने बजे आ रहे हो क्योंकि मैं इससे ज़्यादा वेट अब नहीं करूँगी। फिर मैंने उनको थोड़ा डराया कि आप अगर मुझे अब नहीं बताओगे तो मैं पुलिस के पास चली जाऊँगी। उनके अंदर डर तो बहुत था, उन्होंने मेरे से बहुत प्रॉमिस लिया कि मैं किसी को ना बताऊँ। फिर मुझे जो भी काम था वो मैं कर के वापस आ गई और बर्गर किंग में बैठ गई। मैंने कहा भैया अब मैं बर्गर किंग में बैठी हुई हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं था सुबह से, तो वहाँ मैंने थोड़ा-सा खाया-पिया, फिर मैं वहीं वेट करी। उन्होंने बोला कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ बैठी, वेट किया, रहा नहीं जा रहा था, खुशी इतनी ज़्यादा थी, बट टेंशन भी बहुत हो रही थी कि अब क्या होगा? बस मैं चाहती थी मेरा मोबाइल मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए। मेरी बैटरी भी बहुत कम हो गई थी इस मोबाइल की। फिर वहीं बैठे-बैठे 1 घंटा हो गया। मैंने उनसे कहा भैया अगर आप नहीं आ सकते हो तो मुझे बताओ मैं आ जाऊँगी। उन्होंने कहा नहीं हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। उन्होंने 1 घंटा फिर मुझे वेट कराया। साढ़े 8 हो गए रात के। मैंने बोला कि भैया अब लिमिट क्रॉस हो गई है। अगर अब आपने मुझे अपना एड्रेस नहीं भेजा तो मैं सीधा पुलिस को लेकर के आपके पास आऊँगी। फिर उन्होंने डर करके मुझे अपना एड्रेस भेजा। मेरे फ़ोन में बैटरी बची थी 10%। उसमें ही मैं निकली, स्कूटी में पेट्रोल डलाया जल्दी-जल्दी। मेरी आँखों से आँसू आ रहे थे कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है? क्योंकि जब आप कहीं ऐसे अकेले जाते हो, ऐसे इतना बड़ा काम कर रहे हो, तो इतना डर बैठ गया था मेरे मन के अंदर, मैं सोच रही थी पता नहीं अब क्या होगा किंग से 6-7 किलोमीटर दूर थी। ठीक है, वहाँ तक हम लोग गए, बहुत सुनसान एरिया था, डर बहुत ज़्यादा लग रहा था बट हाँ, मुझे भगवान पे विश्वास है और मुझे उतना डर अब नहीं लगता है, जितना पहले लगता था। फिर हम लोग उस प्लेस पे जाते हैं, मेरी बैटरी डेड होने लगती है। मैंने कहीं रुक कर के 2 मिनट चार्ज किया बट वो और कम हो गई। फिर मैं जा रही होती हूँ, मैंने किसी का नंबर मोबाइल लिया, उस नंबर से उनको कॉल किया, बोला भैया आप कहाँ हो? तो लोकेशन बताई, वो 2 लोग आए थे बाइक से हम लोगों को लेने अपने अड्डे पे, जहाँ पर भी वो रहते हैं, वहाँ लेकर के गए। ठीक है, आस-पास मेरे जानने-पहचानने वाले लोग थे तो मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं थी कि कुछ होगा या कुछ भी था। मैंने देखा कि वहाँ 15 से 20 लोग थे वो, ठीक है? और सब मुझे ऐसे देख रहे होते हैं, मेरे हाथ-पैर काँप रहे होते हैं और डर तो मुझे लग ही रहा था, थोड़ा-बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा था, मैं नहीं डरती। तो फिर मैं गई, मैंने कहा भैया मेरा मोबाइल दो। बोले कि रुकिए वो गए गए हुए हैं लेने के लिए, वो ला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं खड़ी थी। फिर मैंने ऐसे थोड़ी बहुत बातें करी और मैं थोड़ा-सा इमोशनल भी हो गई थी। फिर दूर से एक भैया आ रहे होते हैं, उनके हाथ में मेरा आईफ़ोन था, ऐसे ला रहे होते हैं। मैं उसको ऐसे देख रही होती हूँ। मैंने कहा मतलब कसम से बता रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं सपने में हूँ। मैं आसमान देख रही हूँ, मैं आस-पास लोगों को देख रही हूँ। मेरे को लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मतलब अभी तक मुझे वो चीज़ें एकदम ड्रीमी लगती हैं। मैं अपना मोबाइल देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ये रियल है। तो फिर वो मेरा मोबाइल लेकर के आए, मेरे हाथ में उन्होंने दिया। मैं अपने मोबाइल को देखी, ऐसे मान लीजिए मेरा मोबाइल है। मैं उसको ऐसे कर रही हूँ, ऐसे एकदम ऐसे करके मैं उसको रोने लगी। मैं इतना रोने लगी, इंसान फूट-फूट के रोता है, मैं वैसे रोने लगी। और सब बोल रहे हैं पीछे से मतलब वो लोग तो दिखने में डरावने लग रहे थे, बट हैं तो सब इंसान ही। तो वो मेरे को बोलने लगे, "अरे बहन आप रो क्यों रही हो?" और मैंने कहा, "इतने अच्छे बन रहे हैं, इतने अच्छे हैं ये लोग।" तभी मेरा मोबाइल चोरी करके लेके गए। मोबाइल ऑन नहीं हुआ, 15 मिनट का टाइमर लगा हुआ था। उन्होंने बोला कि मुझे खोल के बताओ कि ये आप ही का मोबाइल है। मैंने कहा, "अच्छा भैया, अब मैं अपना मोबाइल आपको खोल के बताऊँ?" तो उन्होंने बोला, "नहीं, आप खोल के दिखाइए तभी हमें विश्वास होगा कि ये आपका मोबाइल है।" मैंने कहा, "भैया ठीक है, आप रुकिए मैं आपको वीडियो दिखा दे रही हूँ जब मैं मोबाइल लेने गई थी।" क्योंकि मोबाइल ऑन होने में अभी टाइम था 15 मिनट्स का और मैं 15 मिनट वहाँ नहीं रुक सकती थी। मुझे अंदर से बहुत एंग्ज़ायटी हो रही थी वहाँ रुकने पर और मैं इतना रो रही थी।
मैं फिर कुछ नहीं कर पाई। मैंने अपनी स्कूटी दीदी से बोला बढ़ाओ, ठीक है। जो लोग आस-पास थे वो भी सब धीरे-धीरे से मतलब पैकिंग कर रहे थे निकलने की, मेरे साथ वाले जो लोग थे। तो फिर मैं स्कूटी पे बैठी, स्कूटी भगाई हम लोगों ने। थोड़ा आगे आ गए, 2-3 किलोमीटर आगे आने के बाद एक तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ, दीदी का भी मोबाइल स्विच ऑफ, सबका मोबाइल स्विच ऑफ। उसके बाद मैं रास्ते में रुकी, सबसे पहले अपनी पूजा दीदी को कॉल किया मैंने, रोते-रोते उनको मैंने बताया कि दीदी मेरा मोबाइल मुझे मिल गया और ये मेरे हाथ में है। रास्ते में आई मैं, फिर टाइम जब हो गया 15 मिनट का तो वो मोबाइल ऑन हुआ। मैंने उसे ऑन किया, पासवर्ड डाला, फिर मैंने जो देखा सारे टैब्स ओपन थे। जैसे का जैसा मेरा मोबाइल 21 नवंबर को था, सेम टू सेम वैसा ही मोबाइल मेरे हाथ में आ गया। मैं फिर भी रो रही हूँ, मैं इतना रो रही हूँ, मैं इतना रो रही हूँ। मैंने खुशी के मारे एक वीडियो भी बनाई थी जो मैंने कुछ टाइम पहले अपने यूट्यूब पे शेयर करी थी, शॉर्ट वीडियो में। मैं इतना रो रही थी, फिर मैंने मोबाइल ओपन किया तो टैब नहीं चल रहा था, मैं तोता। मेरी दीदी का बेटा है आदि, वो उस टाइम पे वो वीडियो देख रहा था, ठीक है? और उसके बाद कैसे उनको मोबाइल मिला वो मुझे नहीं पता, बट वो टैब ओपन था, लास्ट फ़ोटो उसमें ओपन थी हल्दी के फंक्शन की, तो मेरे मोबाइल से वो कुछ नहीं कर पाए, ठीक है? तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि थैंक गॉड कि मैंने आईफ़ोन लिया था। और सच में मेरे लिए ये मोबाइल क्या कीमत रखता है वो मैं आपको नहीं बता सकती। बट फाइनली वो मुझे मिल गया, ठीक है। ओवरऑल ये स्टोरी यहीं तक की थी। ये मोबाइल मुझे मिला, मैं घर आई, मैंने मम्मी को हग किया, उनको मोबाइल दिया, पापा के सामने जाके रख दिया, लो पापा आपका मोबाइल है ना। मेरे लिए वो डे इतना ज़्यादा ड्रीमी था, इतना ज़्यादा ड्रीमी था कि मैं बता भी नहीं सकती। फिर मेरी जो दीदी लोग थीं, मेरे भैया थे, मेरी भाभी लोग थी, सबको मैंने कॉल कर के बताया कि भाभी मुझे मोबाइल मिल गया, दीदी मुझे मोबाइल मिल गया। जीजू को बताया, उनकी फैमिली को बताया, सब इतना खुश, मतलब सबको टेंशन बहुत थी कि तुम ऐसे कैसे चली गई, वहाँ कुछ हो जाता तो। बट मुझे मेरे भगवान पे भरोसा है कि वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। फिर फाइनली इस मोबाइल से मैं शूट कर रही हूँ, यही मेरा वो मोबाइल है। आज मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फ़ील कर रही हूँ क्योंकि इतने लोगों की ब्लेसिंग मेरे साथ थी, सब कुछ अच्छे से हो गया। मेरा मोबाइल गुम हुआ 21 नवंबर को, मिल गया 30 दिसंबर को। सो यही मेरी स्टोरी थी, छोटी-सी, जो बहुत लंबी हो चुकी है। सो गाइस, ये पूरी स्टोरी थी मेरे मोबाइल गुम होने की, मेरे मोबाइल मिलने की, मेरे आत्मविश्वास की, मेरे भगवान पर विश्वास की, जिसकी जीत हुई है। मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत हिस्टोरिक स्टोरी है मेरी लाइफ की। किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा बट हाँ, मेरे लिए ये जो भी प्रोसेस था, ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था, बहुत ज़्यादा टफ था और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। बीइंग अ गर्ल ऐसी चीज़ें करना सेफ नहीं है आजकल के ज़माने में। बट ठीक है, मैंने वो किया क्योंकि मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद था, बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स थी। तो बस अब यहीं मैं वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। आप सबको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।